ये जो अश्वमेध है ये हमारा अगला प्रोजेक्ट है 2 साल बाद। और 2 साल के अंदर हमको जगह जगह सबके मन में जो शंकाएँ हैं उन शंकाओं का समाधान भी करना है, ये भी बताना है कि क्या करना है। दूसरा इसके बारे में बताना है कि हमने चेतना केंद्र क्यों बनाया। हमारे चेतना केंद्रों के क्रम में ये चौथा चेतना केंद्र है जो 1 साल के अंदर बना है। पिछले साल हमने बेंगलोर का किया था चेतना केंद्र का उद्घाटन, उसके बाद हमने हैदराबाद का किया, फिर हमने पुणे का किया, पुणे का, और अभी चौथा बॉम्बे का। तो ये बड़े बड़े अपने सेंटर हो गए 4 बड़े, साउथ मिडिल इंडिया या सेंट्रल इंडिया बोल दीजिए, इनके ये प्रमुख केंद्र हो गए। अब हमारे परिजनों के लिए बैठने के लिए जगह है, लोगों को बुलाने के लिए भी जगह है, प्रबुद्ध वर्ग को बुलाने के लिए भी जगह है। तो यहाँ बैठ कर के हम लोग प्रबुद्ध वर्ग से बातचीत कर सकते हैं। यहाँ बैठ कर के हम प्रबुद्ध वर्ग को अपने मिशन की जानकारी दे सकते हैं कि हमारा मिशन क्या है। परम पूज्य गुरुदेव ने 100 सूत्र युग निर्माण योजना दी है, 100 सूत्र दिए हैं, और 100 सूत्र में एक एक सूत्र के ऊपर विस्तार से व्याख्या लिखी है। आप में से कितनों ने पढ़ा है उसको बताइए। 100 सूत्र युग निर्माण योजना थोड़ा सा पढ़ने का काम चालू करना पड़ेगा। अब कई बार कहते हैं ना कि हमारी पढ़ाई समाप्त हो गई, हमने 10th कर लिया, 12th कर लिया, MA कर लिया, PhD कर लिया, परंतु अभी पढ़ाई पूरी नहीं हुई। पढ़ाई तब पूरी होगी जब गुरुदेव को पढ़ोगे। गुरुदेव का जब चिंतन जो है, साहित्य जो है, जब जीवन में बोलने लगेगा, झंकृत होने लगेगा, तब आपकी पढ़ाई पूरी होगी। तो पढ़ाई आपको अभी करनी है, अभी बची है पढ़ाई। उस पढ़ाई को आप यहाँ करो आकर के, और यहाँ के इम्प्रूवमेंट में, यहाँ के एडिशन अल्ट्रेशंस जो भी करना हो उसको सुझाव दो कि आप यहाँ ये चीज़ें करिए, आप यहाँ ये चीज़ें करिए। जैसे बाल संस्कार शाला, इसका प्रशिक्षण यहाँ चलना चाहिए। उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, बाल संस्कार शाला कैसे चलाएँ। कल आपने सुना, कल शाम को आप लोग थे कि नहीं मालूम नहीं, प्रबुद्ध वर्ग की गोष्ठी में शाम को जब मैं सीधा एयरपोर्ट से, मैं और जीजी एयरपोर्ट से सीधे आए थे तब, तो उसमें एक बात आई थी उभर करके कि बाल संस्कार शाला हम लोग चला रहे हैं, पर बालकों को संस्कार देना है, पर इसके अलावा प्रौढ़ संस्कार शाला भी चलनी चाहिए, वयस्कों की संस्कार शाला भी चलनी, क्योंकि भूल जाते हैं। देखा होगा आपने कि बड़ों में एक सबसे बड़ा डिफेक्ट क्या होता है कि धीरे धीरे स्मरण शक्ति कम होने लगती है, भूल जाते हैं। स्मरण शक्ति कम होना अलग बात है, उसके साथ दूसरा काम क्या होता है कि कई चीज़ें ऐसी हैं जो उनको याद रहनी चाहिए, हमेशा वो नहीं याद रखते, तो उसका भी बार बार याद दिलाना अपना काम है। ये जो अपना केंद्र है चेतना केंद्र, ये चेतना केंद्र जो है हमारे युवाओं के, हमारी युवतियों के, हमारे किशोरों के, किशोरियों के, बालकों के, बालिकाओं के, सबके प्रशिक्षण का केंद्र बनेगा आने वाले दिनों में। ये सब चीज़ें यहाँ गतिविधि चलेंगी पूरी। इन गतिविधियों के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा कि हम इसके वो प्रशिक्षणार्थी बने, प्रशिक्षु बने, हम ट्रेनिंग लेने वाले बने। और जब यहाँ से ट्रेनिंग लेके जाएंगे तो फिर पूरे मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में, जहाँ से आए हैं उस महाराष्ट्र के कोने कोने में जाकर हम बता सकें कि हमने चेतना केंद्र का ये लाभ लिया। तब तो चेतना केंद्र बनना सार्थक, नहीं तो बेकार है। ठीक है ना। दूसरा अश्वमेध जो है, इसका मतलब होता है अश्व जैसी चंचल वृत्ति से चल रही आसुरी वृत्तियाँ जितनी भी हैं उनको शमन करना, उनको नष्ट करना। और इसके लिए किया गया तांत्रिक प्रयोग, एक विशिष्ट प्रयोग यज्ञ के माध्यम से। यज्ञ को कहा गया यज्ञम दधे सरस्वती। यज्ञ क्या देता है? सरस्वती यानी मेधा, हमें चिंतन, सोचने की वृत्ति और ये सब देता है। यज्ञ जो है एक प्रकार से तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। ये जो सारे ब्रह्मांड में सारी गतिविधियों को चलाना, संचालन करने का काम यज्ञ से चल रहा है पूरा। सूर्य निकलता है सवेरे और पूरा दिन भर चक्कर लगा के इधर चले जाता है, पश्चिम में चले जाता है, पर सूर्य नहीं जाता, हम लोग घूम जाते हैं। और सूर्य के माध्यम से अश्वमेध हो रहा है। एक अश्वमेध का जो बहुत बड़ा प्रारूप है वो सूर्य के माध्यम से होता है। तो सूर्यम वै अश्वमेध, सूर्य का भी अश्वमेध बताया गया है। सूर्य जो है वो सारी गतिविधियों को संचालित करता है हमारी।
हमारी ग्रीनरी को बनाए रखना, हमारे यहाँ जड़ी बूटियों को बनाए रखना, वनस्पतियों को बनाए रखना, पोषण बनाए रखना, हमारे अंदर विटामिन डी से लेकर के और जितनी भी वाइटलिटी है, हमारी इम्यूनिटी है, जीवनी शक्ति है, उसको बनाए रखना, ये काम भी सूर्य करता है। तो सूर्य भी अश्वमेध का एक प्रकार से एक करने वाला एक एलिमेंट है। जो अश्वमेध है उसमें जो हम आहुतियाँ देंगे, प्रसविता, सविता, जो आहुतियाँ दी जाती हैं, इष्टियाँ दी जाती हैं, वो सारी की सारी आहुतियाँ बड़ी विशेष होंगी। तो आपको अभी से लोगों को बताना है, उसके लिए हमने आपको बताया था कि आप विशेषांक अभी छपा नहीं है हमारा, पर विशेषांक पुराना है 1992, नवंबर 1992 का अखंड ज्योति का अंक आप पढ़िए उसको। जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये जानकारी मिलेगी कि इसको कैसे हम लोगों के सामने रखें। ये जो अश्वमेध है ये एक प्रकार से ऐसा प्रयोग है जिससे कि राष्ट्र को संगठित किया जा सकता है। सारे राष्ट्र को संगठित करने के लिए एक विशाल स्तर का सांस्कृतिक प्रयोग, ये एक प्रकार का कल्चरल प्रोग्राम है जिससे कि हम सारे राष्ट्र को एक कर सकें। अभी क्या है, अभी सब पूरा इधर उधर बिखर रहा है पूरा। कोई कहता है कि मेरा तेलंगाना, कोई कहता है कि मेरा तमिलनाडु, कोई कहता है कि मेरा आंध्र प्रदेश, कोई कहता है कि मेरा केरल, कोई कहता है मेरा कश्मीर, कोई कहता है कि मेरा पंजाब। तो ये सब अलग अलग कह रहे हैं, जबकि राष्ट्र एक है, हमारा राष्ट्र एक है, नेशन एक होता है, राष्ट्र एक होता है। जब तक राष्ट्र एक नहीं होगा तब तक हम लोग एक यूनाइटेड पावर के रूप में नहीं खड़े हो पाएंगे। तो यूनाइटेड पावर खड़ी हो उसके लिए हमने को अश्वमेध की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए ये अश्वमेधों की श्रृंखला है जिसको 1992 में नवंबर में हमने आरंभ किया था जयपुर से। नवंबर 1992 में पहला अश्वमेध यज्ञ हुआ था और उसके बाद फिर देखते देखते कई क्रम होते चले गए। अब ये जो हमारा 51st अश्वमेध यज्ञ होगा, तो ये बहुत बड़ा अश्वमेध यज्ञ होगा क्योंकि मुंबई नगरी में होगा। इसमें सारी की सारी प्रतिभा, राष्ट्र की जितनी प्रतिभाएं हैं उन सब का मिलन होगा और उन मिल कर के वो सब निर्णय लेंगे कि हमको राष्ट्र के लिए, राष्ट्र को ऊंचा उठाने के लिए क्या करना है, किस प्रकार से करना है प्रयास। वो सारा काम यहाँ इस अश्वमेध यज्ञ में 5 दिन में हम लोग करेंगे, प्रयास करेंगे। विभूतियों का महायज्ञ होगा, विभूतियाँ इकट्ठी होंगी, विभूतियाँ मिल कर के तय करेंगी कि हमको राष्ट्र के लिए क्या करना है, इस देश को महान बनाने के लिए क्या करना है, इस देश को एक सांस्कृतिक ताकत बनाने के लिए क्या करना है, एक वैज्ञानिक दृष्टि से विकसित ताकत बनाने के लिए क्या करना है। आपके पास यहाँ ट्रॉम्बे है, आपके पास यहाँ BARC है, आपके पास यहाँ अपना ये वाला है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है, सारी की सारी IIT है, मुंबई है, पवई है, सारी की सारी साइंटिफिक पावर्स यहाँ पर हैं। बहुत बड़ी शक्ति आपके पास, सारे सिने कलाकार आपके पास हैं, सारी विभूतियाँ आपके पास हैं, सारा के सारा जो ब्रेन है वो बहुत बड़ा यहाँ रहता है। उन सब को इकट्ठा करके एक साथ अपने मिशन की गतिविधियों के साथ जोड़कर कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, ये हमारा अश्वमेध का मेन प्रयोजन है, मुख्य प्रयोजन। तो आप कहेंगे वो तो यज्ञ होगा, हाँ यज्ञ तो होगा, यज्ञ अलग चीज़ है, पर उसका जो उद्देश्य है वो ये है कि उस अश्वमेध के माध्यम से ऐसी ताकत आए, ऐसी शक्ति आए कि सारी की सारी शक्तियाँ मिलकर के एक हो जाएं और मिलकर के एक साथ बैठ के डिसाइड करें कि हमें इस राष्ट्र को समर्थ सशक्त बनाने के लिए क्या करना चाहिए। ये अश्वमेध है। तो ये आपको, मेरे को लगता है, समझ में आएगा धीरे धीरे जब इसके अलग अलग पॉइंट्स बना के हम आपके सामने अखंड ज्योति मराठी, अखंड ज्योति हिंदी, अखंड ज्योति गुजराती, युग शक्ति गुजराती, इन सब के माध्यम से देंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसको कैसे करना चाहिए। आप सबको बता सकें, इसके लिए आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट इतना स्मार्ट नहीं होता कि वो प्रोजेक्ट कर सके कि मैंने क्या सीखा, मैंने क्या पढ़ा, तो उसको सब सिखाते हैं पहले, ऐसा बोलना, ऐसा बोलना, ऐसा बोलना। तो हम आपको बता रहे हैं ऐसा बोलना, ऐसा बोलना, ऐसा बोलना, ठीक है ना। बस ये समझ में आ गया तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपको जहाँ जाएंगे वहाँ आपको लोग यही पूछेंगे क्या है अश्वमेध, क्या है अश्वमेध, तो वो आपको अश्वमेध मालूम होना चाहिए कि अश्वमेध जो है वो एक सांस्कृतिक प्रयोग है, एक राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए, पुनर्संगठन के लिए। राजनीतिक दृष्टि से नहीं हो सकता। राजसूय यज्ञ राजनीतिक दृष्टि से होता है, सांस्कृतिक दृष्टि से होता है, वो अश्वमेध होता है। और वाजपेयी यज्ञ होते हैं तो वो होते हैं जितनी भी हमारी
बिखरी हुई प्रवृत्तियाँ हैं, सब प्रवृत्तियाँ हैं, उनको एकत्र करने के लिए बहुत सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं, ढेर सारे लोग काम कर रहे हैं, पर इन सब कामों को सुव्यवस्थित करना वाजपेयी यज्ञ कहलाता है। तो हमारा जो अश्वमेध है वो सबका राजा है। अश्वमेध को सबका राजा, सारे जितने भी यज्ञ हैं उनका यज्ञों का राजा अश्वमेध कहा गया है। जब यज्ञों का राजा अश्वमेध है तो हम उसी को क्यों ना करके देखें। तो इसीलिए हम लोगों ने चुना और आपको 17 जून 2018 के दिन आपको थाने के कार्यक्रम में बताया था। थाने के कार्यक्रम में कितने लोग मौजूद थे, हाथ ऊंचा करो। कुछ थोड़ा बहुत याद है कि नहीं, उस दिन की कही हुई बात थोड़ी बहुत याद है? याद है तो फिर उसके बाद हमारा पहला स्टेप तो पूरा हो गया, चेतना केंद्र बन गया, गायत्री माता आ गई, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। अब इसके आगे अगला प्रोजेक्ट है अश्वमेध के बारे में सबको बताना। अश्वमेध क्या है, अश्वमेध के लिए लोगों को जानकारी देना है। 18 हो गया, 19 और 20 2 ही साल हैं आपके पास बस। 19 में राजनेता अपनी तैयारी करेंगे इलेक्शन की, उनको करने दीजिए, वो अपना काम करेंगे। आपको नहीं करना है, आपको अपना काम करना है। आपको जन जन के बीच में जाके जानकारी देना है सबको कि हमारा जो मेन जो पर्व है आपका, दशहरा होता है, दिवाली होती है और इस तरह से कई पर्व होते हैं, संक्रांति होती है, तीज होती है और भी चीज़ें होती हैं, पर सबसे बड़ा पर्व क्या है? अश्वमेध। आपका सबसे बड़ा पर्व है अश्वमेध, 2021 में आ रहा है। उसके लिए आपको तैयारी करनी है, उसके लिए आपको जन जन को तैयार करना है। आखिर कहाँ से आएंगे आहुति देने वाले, कहाँ से आएंगे ये वो लोग जो इसका यज्ञ में भागीदारी करेंगे? कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं? युवा, मैंने बताया, युवा, युवती, किशोर किशोरियाँ, हमारे ये बालक बालिकाएं, और इन सब को नीचे से ऊपर तक सबको इकट्ठा करके मंथन करना है। अच्छा, बढ़िया। इस चेतना केंद्र से निकलने वाली चिंगारियाँ, निकलने वाली रश्मियाँ इस तरह से फूटें कि रचनात्मक कार्यक्रमों की एक धूम मच जाए। नारी जागरण की वो रूपरेखा चाहे आपकी कुरीतियों से संबंधित हो और चाहे बाल निर्माण से संबंधित हो, प्रौढ़ शिक्षा का वो स्वरूप नहीं जिसमें केवल अक्षर ज्ञान तक रह जाते हैं। प्रौढ़ शिक्षा वो भी होती है जिसमें आदमी का भावनात्मक और बौद्धिक विकास पूरा ना हो। बौद्धिक विकास केवल इतना ही थोड़ी होता है कि आपने अक्षर ज्ञान सिखा दिया। हमारी बौद्धिक सामर्थ्य इस लायक होनी चाहिए कि हमारे राष्ट्र के निर्माण में हमारी भूमिका इतनी प्रबल हो सके कि हम समस्याओं के समाधान के लिए आगे बढ़ सके। कल मैं सुन रही थी भाइयों के, उसमें एक भाई ने पूछा था कि हमारा बच्चा बड़ा हो गया है, 11-12 साल का है, लेकिन वो पढ़ता नहीं है, जबकि माँ भी पढ़ाने वाली है। क्या बात है, माँ पढ़ाने वाली टीचर है, पिता भी साथ में चाहते हैं बच्चा पढ़े, फिर क्यों नहीं पढ़ पाते? क्यों नहीं पढ़ पाते कि आज हम उनको समय नहीं दे पा रहे। हमारे जो पहले की पीढ़ी थी अपने काम में इतनी व्यस्त रही कि वो हमको समय नहीं दे सकी। भौतिक दुनिया के हिसाब से लोगों को अपनी आजीविका भी चलानी है, बाकी भी पति पत्नी दोनों ही काम पे हैं। दोनों ही काम पे तो समस्या ये आ जाती है कि जब दोनों ही काम पे तो बच्चों को कौन देखे? बच्चे किसके हवाले? या तो आया के हवाले या आपके ऐसे स्कूलों के हवाले जहाँ बच्चों की देखरेख नहीं है। तो बच्चे संस्कार कहाँ पाते हैं? आज बच्चों के लिए हमारे पास समय नहीं है, कल बच्चे भी बड़े होकर ये कह देंगे आपके लिए हमारे पास समय नहीं है। ये इसका प्रतिफल क्या होगा? इसका प्रतिफल ये होगा या तो बच्चे बाल अपराधी बनेंगे या ओल्ड हाउस तैयार हो जाएंगे। आज की सारी समस्याओं की जड़ जिसमें आदमी मानसिक रूप से परेशान है, केवल वो है अकेलापन। अकेलापन क्यों? सब काम पे चले जाते हैं, कोई किसी को। वो पहले की पारिवारिक गोष्ठियाँ जिसमें लोग साथ में बैठते थे, हंसते थे, बोलते थे, वो सब चीज़ें अब कहाँ हैं? हम परिवार के साथ बैठ के उनके साथ उनकी समस्याओं का समाधान कर पाते हैं क्या? कभी सप्ताह में भी एक दिन अगर हम अपने बच्चों के साथ मिलके, बेटा तुम्हारी क्या समस्या है, चलो आज हम साथ बैठ के खेलते हैं, कभी ऐसा मौका आता है क्या? गुरुदेव पारिवारिक गोष्ठियों की बात कहा करते थे। चाहे दिन भर आपका सब काम में निकल जाए, लेकिन शाम के समय 1 घंटा रोज़
अपने बच्चों के साथ समय निकालें। जो हमने सीखा है वो हम बच्चों को सिखाने में कहीं असफल हो रहे हैं। जो संस्कार हमने पाए हैं उस संस्कारों को हम दे नहीं पा रहे। क्यों नहीं दे पा रहे? समय का अभाव। समय तो निकालने से निकलेगा, बिना निकाले थोड़ी निकल जाएगा। हम बाकी काम के लिए कभी हमको पिक्चर जाना होता है, कभी बाजार जाना होता है, टीवी देखना होता है, तो लोग समय निकालते नहीं निकालते। अब ये मान लीजिए कि 1 घंटा समय हमारे बच्चों के साथ में है, बच्चों के साथ समय निकालेंगे तो बच्चा क्यों दूसरी दिशा में जाएगा? बच्चों के एक बार मित्र बन के तो देखें। बच्चों के एक बार मित्र बन गए तो बच्चों को बाहर मित्र खोजने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बच्चा सबसे पहले किसकी कोख में आता है? माँ की कोख में आता है। माँ सबसे बड़ी मित्र होती है बच्चे की, और माँ के साथ जब थोड़ा समझ होती है तो पिता की गोदी में लपकता है, बाबा की गोदी में लपकता है कि हमको आप बाजार लेके चलिए, ये करिए, वो करिए। वो खिलखिलाती वो किलकारियाँ अब बच्चों के हाथ से गायब होती जा रही हैं। ये हम अगर फिर से लौटा सके तो शायद संस्कारों की नींव रखने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ अगर हम यही पारिवारिक गोष्ठियाँ करना शुरू कर दें, बच्चों को लेके बाल निर्माण की कहानियाँ सुनाने से लेके उनको रचनात्मक कोई न कोई कार्यक्रम दें। छोटे थे तो स्कूलों में तरह तरह के रचनात्मक कार्यक्रम सिखाए जाते थे। अब बच्चे को रचनात्मक कार्यक्रम कुछ नहीं है, हाथ में क्या है? हाथ में वो मोबाइल है। मोबाइल में उल्टा आ रहा है तो सुलटा आ रहा है, तो अब देख रहे ना कोई चेक करने वाला है ना कुछ करने वाला है। आजकल वो लैपटॉप सबके हाथ में, लैपटॉप के साथ में एक वो क्या कहते हैं उसको, पेन ड्राइव। पेन ड्राइव लेके बच्चे घूमते हैं। अब बच्चे माँ बाप की अनुपस्थिति में उस पेन ड्राइव से क्या देख रहे हैं ये ना माँ बाप को मालूम है ना किसी को मालूम। जब सीधा नहीं मिलेगा तो बच्चा उल्टा करेगा। अगर हम उसको सही दिशा धारा दे सके तो शायद इतने बड़े चेतना केंद्र का निर्माण सार्थक हो जाएगा। हम युवाओं की टीम तैयार करें, बच्चों की टीम तैयार करें। झांसी की रानी ने अपने लेवल की नारी वाहिनी तैयार कर ली थी। क्या हम बहनों की वो टीम तैयार कर सकते हैं जो नारी वाहिनी के रूप में एक उठ के खड़ी हो जाए कि इतने सारी कुरीतियों की जड़ जो बहनों के मत्थे मर दी गई है वो क्यों मर दी गई है? हम सब समझदार हैं। खास तौर से महाराष्ट्र की भूमि तो चेतना वालों की है, प्रबुद्ध लोगों की है, तो हमारे सांस्कृतिक चीज़ें क्यों पिछड़ रही हैं ना? उम्मीद है ये आपका चेतना केंद्र एक अनूठा चेतना केंद्र बन के निकलेगा जब यहाँ से कार्यक्रम शुरू होंगे। गायत्री महाशक्ति है और गायत्री महाशक्ति के साथ साथ हमारे जीवन को श्रेष्ठताओं से भर देती है। हमारे जीवन में जो कुछ कमियां हैं उन कमियों को भी दूर करती है। तो ग्रह ग्रह गायत्री यज्ञ और ग्रह ग्रह गायत्री उपासना, गायत्री यज्ञ और गायत्री उपासना, ये इस वर्ष का हमने संकल्प रखा है, इस वर्ष और अगले वर्ष का। तो 19 और 20 में दो वर्षों में हमारा लक्ष्य है कम से कम 1 लाख घरों में पहुंचना गायत्री यज्ञ के लिए। 1 लाख घरों, नए घर। आपके घर तो हैं ही सब, आपके घर तो गायत्रीमय हैं, हम मानते हैं ये, पर नए घरों में पहुंचना। हमारे विदर्भ के लोगों ने संकल्प लिया है और इसकी ये लोग एक सेंटेनरी मनाना चाह रहे हैं कि मतलब 1 लाख विदर्भ के घरों में पहुंचाना चाहते हैं ये पूरे के पूरे गायत्री को और यज्ञ को पूरे को। तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है। मैं सोचता हूँ कि इस तरह से अगर हम लोग करेंगे तो घर घर में संस्कार फैलेंगे। आज संस्कारों का ही संकट है, सबसे बड़ा संकट संस्कारों का है। संस्कार नहीं रहेंगे तो लोग वैसा आचरण करेंगे जैसा गलत आचरण आजकल हम पेपर में पढ़ते हैं और हमारे को सुनाई पड़ता है जगह जगह की ऐसी घटनाएं घट गई, ऐसी घटनाएं घट गई। तो ये घटनाएं घटना बंद हो जाएंगी अगर संस्कारों का एक क्रम एक विस्तार से चलने लगे। और जितने मंदिर हैं और जितने संगठन हैं वो भी अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं कह रहे कि हम ही अकेले प्रयास कर रहे हैं, और भी संगठन प्रयास कर रहे हैं। पर क्या हम उनके साथ उनको अपने साथ ले सकते हैं? क्या वो और हम मिलकर के अपने काम को कर सकते हैं? या हम उनको कह सकते हैं कि क्या आप भी गायत्री साधना के साथ जुड़ सकते हैं? आप अगर जुड़ने को तैयार हो तो उसके लिए आपको मिलना पड़ेगा, उनसे जाके बात करनी पड़ेगी। बहुत सारे पंथ हैं, सिख संप्रदाय है, बहुत सारे जैन संप्रदाय हैं
बहुत सारे और स्वामीनारायण संप्रदाय है जो हिंदू धर्म में से निकला है, और अन्य अनेक संप्रदाय हैं जो कि अपने अपने काम कर रहे हैं, पर इनको हम अपने चिंतन के माध्यम से प्रभावित करें और गुरुदेव के साहित्य से परिचित कराएं। गुरुदेव का साहित्य उनके बीच में बांटें, छोटे छोटे कैप्सूल बना के, छोटी छोटी बुकलेट्स बना के, छोटे छोटे से जैसे जी पेन ड्राइव की बात कर रही थी और इसकी बात कर रही थी, ये अगर बना के घर घर में हम फैला दें तो देखते देखते प्रचार प्रसार होने लगेगा। तो इसकी थोड़ी सी इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी। आने वाले 2 वर्षों में इंटेंसिटी तीव्रता से, तेज़ी से घर घर में ये बात पहुंच जाए। और सबसे बड़ा हमारा मुकाबला है सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया जो है इस समय सबसे ज़्यादा मुसीबत फैला रहा है, गंदगी फैला रहा है पूरा। तो हम क्या उसका कोई पॉजिटिव मोड दे सकते हैं? आप किन्हीं कलाकारों को जानते हैं जो अच्छी अच्छी चीज़ें प्रस्तुत कर सकते हैं? क्या आप ऐसों को जानते हैं जो नुक्कड़ नाटक कर सकते हैं? क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो सांस्कृतिक संध्या, सांस्कृतिक नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सकते हैं? तो उसमें अच्छी अच्छी बातों को अपने इंजेक्ट करके अगर पहुंचाने की कोशिश करें। फिर अगला क्रम है प्रबुद्ध वर्ग का, कि प्रबुद्ध वर्ग में जाना, प्रबुद्ध वर्ग को बताना। इसके लिए आपको कॉम्पिटेंट बनना पड़ेगा, आपको समझाने लायक बनना पड़ेगा कि हम जो कह रहे हैं ये पूरा के पूरा जो प्रोजेक्ट है ये कितना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट को आप साइंटिफिकली समझने की कोशिश करें। अश्वमेध शब्द जो है ये वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का शब्द है। अश्व यानी विज्ञान और मेध यानी अध्यात्म। वैज्ञानिक अध्यात्मवाद को जब आप घर घर पहुँचाने की कोशिश करेंगे तो देखते देखते लोगों को लगेगा कि वास्तव में ये लोग जो बात कर रहे हैं ये वैज्ञानिक, विज्ञान सम्मत है और ये अध्यात्म की बात है। आज जो है पोंगापंथी जो पंडों का जो पूजा पत्री है वो, और मंदिर में घंटी बजाना, आरती करना, यही एकमात्र धर्म का मतलब रह गया है। जबकि धर्म इससे ऊंचा है। धारणा धर्म इत्याहु धर्मोद्धारयति प्रजा। जो प्रजा की रक्षा करे वो धर्म है, और प्रजा की रक्षा कब होगी? जब हम उसको जीवन में उतारना लगेंगे। मित्रों, आप लोग जो है जिन परिस्थितियों में हैं वो परिस्थितियाँ बड़ी विषम हैं। मुंबई नगरी में जो रह चुका है या मुंबई नगरी जो आता रहता है जाता रहता है वो जानता है कि मुंबई नगरी कैसी है। यहाँ लोकल ट्रेन का साम्राज्य है, यहाँ गंदगी का साम्राज्य है, यहाँ पर विषम वर्ग का